नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेकर आए हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनको हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चंस और जो इम्यूनाइजेशन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और विद रैशनल जो है हम कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए ताकि एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जो है इसका यहाँ पे जो है हम फायदा उठा सके और मैक्सिमम लोग जो है हमसे जुड़ सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी शुड बी गिवन टुगेदर इन ऑल एक्सेप्ट। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है, एक्टिव एंड पैसिव क्या पूछा गया है? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो देनी चाहिए साथ में, है ना, सभी में एक को छोड़ के। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी साथ में दी जाती है सभी में एक को छोड़ के। फर्स्ट है टिटनस, सेकंड वन है रेबीज, थर्ड वन है मीजल्स और फोर्थ वन है हेपेटाइटिस बी। फटाफट से जो आप लिखिएगा, दो यहाँ पे चीज लिखी हुई है, एक लिखी हुई है एक्टिव और एक लिखी हुई है पैसिव। दो तरह की इम्यूनिटी यहाँ पे बात हो रही है। एक्टिव इम्यूनिटी अपनी बॉडी में तब बनती है जब हम एंटीजन देते हैं, एक्टिव तरीके से एंटीजन देते हैं, वो सारे के सारे वैक्सीन होता है। जब आप वैक्सीन देते हैं और वैक्सीन जो है एंटीजन की तरह काम करता है और आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवली एंटीबॉडीज बनती है, मतलब उस वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, इसको एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से हम जानते हैं। दूसरा इम्यूनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम जो है बाहर से पैसिव तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन ही देते हैं और आपने इम्यूनोग्लोबुलिन दिया और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन गई, ये तरीका पैसिव कहलाता है। जबकि आपने वैक्सीन दिया, एंटीजन दिया और फिर बॉडी में एंटीबॉडी बनी, ये तरीका एक्टिव कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी में ये दोनों चीजें एक साथ चलती है, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की चीजें आप काम में ले सकते हो एक को छोड़ के। तो आप सभी को पता है कि टिटनस जो है इसमें एंटीबॉडी भी होती है और इम्यूनोग्लोबुलिन भी होते हैं, मतलब एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन भी होते हैं और वैक्सीन भी होता है। तो टिटनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन भी लगाते हैं अपन और टिटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये तो देता है। दूसरा है रेबीज, तो रेबीज एक किल्ड वैक्सीन है, वो भी अवेलेबल होता है और पोस्ट प्रोपाइलैक्टिक जो है वैक्सीन भी लगाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो ये भी जवाब नहीं बन सकता। और हेपेटाइटिस बी में भी इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन या एंटीजन दोनों चीजें काम में ली जाती है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी लगाया जाता है जिसकी डोज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है कि 0 मंथ, उसके बाद में उसको 1 मंथ और 6 मंथ, ये 3 डोज रहती है हेपेटाइटिस बी का। और हेपेटाइटिस बी के इम्यूनोग्लोबुलिन भी अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये तीनों ही वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है और इनके इम्यूनोग्लोबुलिन भी अवेलेबल रहते हैं, तो ये आंसर नहीं बन सकते। अब ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मीजल्स, तो मीजल्स जो है इसका वैक्सीन तो अवेलेबल है, मीजल्स का वैक्सीन तो अवेलेबल है जिसको हम 9 मंथ की एज के ऊपर लगाते हैं और इसको दिया जाता है सबक्यूटेनियस 9 मंथ की एज पे लगने वाला वैक्सीन होता है मीजल्स। लेकिन मीजल्स का इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता है, मीजल्स इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल नहीं होता है। और क्वेश्चन है आपको यही पूछा है कि निम्न में से कौन से के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी दोनों साथ में नहीं दी जाती है। तो मीजल्स में दोनों साथ में नहीं होती है, इसमें सिर्फ एंटीजन होता है और एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी मीजल्स के अगेंस्ट नहीं दी जाती है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। याद रखना है आपको, एक्टिव और पैसिव, इसका मतलब वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन, दोनों चीजें जिस वैक्सीन के बारे में है वो है टिटनस, रेबीज और हेपेटाइटिस बी, और जिसके बारे में नहीं है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन, मीजल्स। बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है, लाइक करें, शेयर जरूर कर दें ताकि आपको आराम से समझ में आ सके और आप इस कंटेंट का भरपूर फायदा उठा सके। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन लेके चले हम, एक शानदार क्लास यहाँ पे होने जा रही है, तो लाइक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिएगा, एंटीसीरा इज ऑब्टेन फ्रॉम। क्वेश्चन है आपको क्या पूछा है? एंटीसीरा इज ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीसीरा जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपको पूछा है। एंटीसीरा जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, गुनिया पिग,
सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रैबिट। थर्ड ऑप्शन आपको क्या दिया जा रहा है? रैट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? हॉर्स। क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि साहब ये बताइए कि एंटीसीरा जो है, एंटीसीरा जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है ना? कौन से एनिमल से? गुनिया पिग, रैबिट, रैट और हॉर्स। क्या बात है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे। एंटीसीरा किससे ऑब्टेन किया जाता है और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल डी आंसर दिया है, हॉर्स। दैट इज करेक्ट वन। एंटीसीरा जो है वो हॉर्स से ऑब्टेन किया जाता है, घोड़े से ऑब्टेन किया जाता है। एंटीसीरा जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि जब भी अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, उस इन्फेक्शन को से लड़ने के लिए, जैसे स्नेक बाइट हो गया है तो स्नेक बाइट के लिए एंटीसीरा देने पड़ेंगे। स्नेक बाइट को खत्म करने के लिए, उसके जो भी पॉइजन है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए एंटीसीरा वहां पे देना पड़ेगा। तो एंटीसीरा जो है वो हॉर्स से प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है एंटीसीरा में कि एंटीसीरा जो होते हैं वो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एंटीटॉक्सिन्स। और ये मटेरियल जो है एंटीटॉक्सिन वाला मटेरियल, ये प्रिपेयर किया जाता है एनिमल्स से। किससे प्रिपेयर किया जाता है? एनिमल से, नॉन ह्यूमन सोर्सेज से। जैसे हॉर्स, हॉर्स एक एनिमल है, ये नॉन ह्यूमन सोर्सेज है। एंटीसीरा जो है वो एनिमल या नॉन ह्यूमन सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है। और ज्यादातर ये किससे बनाया जाता है? एंटीसीरा हॉर्स से बनाया जाता है, जो क्वेश्चन का आंसर है। इस एंटीसीरा से, इस एंटीसीरा को यूज में लेके कौन कौन सी बीमारियों के अंदर इलाज किया जाता है, ये किस किस बीमारियों में ये एंटीसीरा मदद करता है, उसकी मैं अगर बात करूं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस एंटीसीरा के जो कॉमन यूजेस रहते हैं उनके अंदर एक तो ये यूज किया जाता है टिटनस वाली बीमारी के अंदर एंटीसीरा लगाया जाता है। दूसरा ये एंटीसीरा यूज किया जाता है डिप्थीरिया वाली बीमारी में, जिसमें एंटीसीरा दिया जाता है। तीसरा ये एंटीसीरा यूज किया जाता है बोटुलिज्म वाली बीमारी के अंदर, एंटीसीरा काम में लिया जाता है। रेबीज वाली बीमारी के अंदर एंटीसीरा काम में लिया जाता है। गैस गैंग्रीन, क्या? गैस गैंग्रीन, इसके अंदर एंटीसीरा काम में लिया जाता है। और स्नेक बाइट अगर हो जाए तो एंटीसीरा का रोल है वहां पे। एंटीसीरा एंटीटॉक्सिन्स कहलाते हैं और ये हॉर्स से प्रिपेयर किए जाते हैं। और इन बीमारियों में एंटीसीरा दिए जाते हैं मरीज को। किसी बच्चे को टिटनस हो गया तो एंटीसीरा देंगे, किसी बच्चे को डिप्थीरिया हो गया तो एंटीसीरा दिया जाता है। बोटुलिज्म, रेबीज, गैस गैंग्रीन या बच्चे को स्नेक बाइट हो गया है तो वहां पे एंटीसीरा काम में लिए जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है, कॉमन यूजेज है एंटीसीरा का। एंटीसीरा वो है जो नॉन ह्यूमन प्रोडक्ट लाइक एनिमल प्रोडक्ट से प्रिपेयर किया, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट है वो हॉर्स है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? एडजुवेंट बताना है आपको। क्या बताना है? एडजुवेंट बताना है जो यूज किया जाता है डीपीटी के अंदर, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस जो वैक्सीन है उसमें एडजुवेंट कौन सा काम में लिया जाता है इस वैक्सीन को प्रिपेयर करने के दौरान? देखो सभी वैक्सीन को प्रिपेयर करने में कुछ ना कुछ एडजुवेंट काम में लिए जाते हैं। हर एक वैक्सीन का अलग अलग एडजुवेंट है। यहाँ पे आपको ये एडजुवेंट किसका पूछा है? डीपीटी का एडजुवेंट पूछा है। ऑप्शन है सिलिका, मैग्नीशियम, मैंगेज और एल्यूमिनियम। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि डीपीटी जो वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस या टिटनस जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन के अंदर कौन सा एडजुवेंट यूज में लिया जाता है, काम में लिया जाता है डीपीटी वैक्सीन के अंदर। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। एडजुवेंट का यहाँ पे क्वेश्चन था और करेक्ट आंसर है डीपीटी के अंदर यूज किया जाने वाला या काम में लिया जाने वाला एडजुवेंट कौन सा रहता है? एल्यूमिनियम। वेरी गुड, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डीपीटी में जो काम में लिया जाता है एडजुवेंट उसको एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम इज ए एडजुवेंट विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डीपीटी और विच इज यूज विद द वैक्सीन ऑफ डीपीटी। डीपीटी के वैक्सीन के साथ में एज एडजुवेंट काम में लेते हैं एल्यूमिनियम। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंच सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइव वैक्सीन। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा वैक्सीन लाइव वैक्सीन है। इनमें से कौन सा वैक्सीन लाइव वैक्सीन है? साल्क पोलियो, सेबिन पोलियो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आज के इस सेशन का, बड़े आसानी से आप जवाब दे सकते हैं और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। लाइव वैक्सीन का यहाँ पे पूछा है। लाइव वैक्सीन जो है इन चार में से जो लाइव वैक्सीन है वो ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सा है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, और 0 डोज इसकी लगती है एट बर्थ।
और ये ओपीवी जो है यहाँ पे सेबिन इसका नाम है, तो आंसर क्या रहेगा बी। पोलियो ही वैक्सीन है और पोलियो वैक्सीन में भी कौन सा है, सेबिन लाइव होता है। साल्क जो होता है वो कैसा होता है, किल्ड वैक्सीन होता है ना। इसको हम आईपीवी के नाम से जानते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। साल्क और सेबिन दो होते हैं। सेबिन एक ओपीवी है जो है लाइव वैक्सीन है, और साल्क जो है उसको हम आईपीवी बोलते हैं, वो किल्ड वैक्सीन है। और ये जो आईपीवी है ये काम में लिया जाता है वो मरीज जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। एक बच्चा है जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उसको आपको पोलियो का वैक्सीन देना है, तो आप आईपीवी काम में लेंगे, जिसको आप इंट्रामस्कुलर देते हैं। उसको हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज होते हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है तो लाइव वैक्सीन आप नहीं दे सकते। तो आप वहाँ पे जो है सेबिन नहीं दे सकते, तो आप साल्क दे सकते हो, आईपीवी दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो भी कैसा वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। ये भी कैसा वैक्सीन है, किल्ड है, ये लाइव नहीं है। और रेबीज वैक्सीन भी कैसा वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। तो साल्क, हेपेटाइटिस बी और रेबीज, ये तीनों के तीनों किल्ड वैक्सीन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन सेबिन जो है, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, ये लाइव कैटेगरी के अंदर आता है। आपको क्वेश्चन ने यही पूछा था कि लाइव वैक्सीन कौन सा, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। सेबिन पोलियो वैक्सीन इज ए लाइव पोलियो वैक्सीन। 2 बूंद जिंदगी की, है ना, पोलियो के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है ये वैक्सीन। पोलियो के प्रिवेंशन के लिए काम में लिया जाता है ये वैक्सीन। पोलियो वायरस जो होता है वो सबसे पहले जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और फिर बॉडी के अंदर पैरालाइसिस हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालाइसिस इन चिल्ड्रन। बहुत ही सिंपल, अभी हमने बात किया और इसको वापस पूछ भी लिया है कि कौन से वैक्सीन के एडमिनिस्टर करने पे बच्चों के अंदर पैरालाइसिस हो जाता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वैक्सीन कैन रिजल्ट इन पैरालाइसिस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में पैरालाइसिस हो जाता है कौन से वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन करने पे, मीजल्स वैक्सीन, सेबिन पोलियो वैक्सीन, डीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। 4 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको जवाब देना है कि कौन से वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने पे एज ए रिजल्ट बच्चे को क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत ही बढ़िया। आपके हिंट के लिए एक जवाब दे दूं, VAPP, आपने नाम सुना होगा, VAPP। अगर ये आपने नाम सुना तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। VAPP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज VAPP, कैन यू गैस व्हाट इज VAPP, क्या होता है VAPP। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। V का मतलब होता है वैक्सीन, A का मतलब होता है एसोसिएटेड, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो, पैरालाइसिस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइसिस पोलियोमाइलाइटिस या पोलियोमाइलाइटिस पैरालाइसिस। वो पैरालाइसिस जो पोलियोमाइलाइटिस वाले वैक्सीन के साथ में एसोसिएटेड है। इसका मतलब कौन सा वैक्सीन के रिजल्ट स्वरूप पैरालाइसिस होता है, तो इसका जवाब है सेबिन। सेबिन जो है वो एक लाइव वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, और इस वैक्सीन की वजह से कई बच्चों के अंदर वैक्सीन के बाद में पैरालाइसिस हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन जिनसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है, तो यहाँ पे मीजल्स, डीटी या डीपीटी से पैरालाइसिस नहीं होता है। पैरालाइसिस अगर किसी बच्चे को हो सकता है तो लाइव पोलियो वैक्सीन जो ओरल हम देते हैं उसको देने से हो सकता है, बाकी चीजों से पैरालाइसिस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, दैट इज सेबिन पोलियो वैक्सीन। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि कौन कौन से वैक्सीन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। बीसीजी जो वैक्सीन है, बीसीजी ये एक लाइव वैक्सीन है, और बीसीजी वैक्सीन की वजह से कॉमन जो प्रॉब्लम रहती है, कॉमन जो है इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो है सुपुरेटिव लिम्फेडिनाइटिस। सुपुरेटिव वर्ड का मतलब होता है पस फॉर्म हो जाती है, और लिम्फेडिनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, लिम्फेटिक नोड। तो लिम्फेडिनाइटिस हो जाता है, और ये सुपुरेटिव लिम्फेडिनाइटिस होता है बीसीजी के लगाने की वजह से, जो कि लेफ्ट अपर आर्म के अंदर इंट्राडर्मली लगाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है मीजल्स। अगर किसी बच्चे को मीजल्स का वैक्सीन लगाते हैं तो मीजल्स के बाद में फेब्राइल सीजर जब बच्चे में टेम्परेचर जो होता है वो मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो इसकी वजह से बच्चे में सीजर आते हैं। इसको फेब्राइल सीजर या फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं।
जिसके इलाज के लिए वहां पे पैरासीटामोल एज ए एंटीपायरेटिक काम में लिया जाता है, फेब्राइल सीजर। और ये मीजल्स का एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मीजल्स वैक्सीनेशन के बाद में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रहता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसी को हम सेबिन बोलते हैं, और इससे हमने बोला है VAPP हो जाता है, दैट इज वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस पैरालाइसिस या पैरालाइसिस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस की वजह से, वैक्सीन की वजह से पोलियोमाइलाइटिस वाला पैरालाइसिस जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का एज ए कॉम्प्लिकेशन होता है। क्वेश्चन आपको यही पूछा है कि कौन से वैक्सीन को लगाने पे रिजल्ट स्वरूप मरीज को पैरालाइसिस हो जाएगा, तो वहां पे आपका जवाब क्या बना चाहिए, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेबिन। समझ पा रहे हो चीजों को? अगर चीज समझ में आ रही है तो बोले यस, और समझ में आ रही है तो लाइक बटन को प्रेस करें, कंटेंट को शेयर करें, क्योंकि एक बेहतरीन MCQ हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट फ्यूचर में आने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हर वीडियो का फायदा उठा सके और किसी भी वीडियो को बिना मिस किए हुए आप देख पाएंगे और आप एग्जाम में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। लास्ट जो है यहाँ पे पर्टुसिस की हम बात करते हैं, और पर्टुसिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी न्यूरोलॉजिकल साइन होता है, और उसमें एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सीजर, है ना। पर्टुसिस की वजह से एनकेफेलाइटिस भी हो सकता है, सीजर, इस तरीके के न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे पर्टुसिस की वजह से कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमने लिखा है सीजर। तो BCG, सुपरओटिक लिम्फेडिनाइटिस, मीजल्स, फेब्राइल कन्वर्जन, OPV, वैक्सीन एसोसिएटेड पोस्ट पोलियो पैरालाइटिक और पर्टुसिस, सीजर, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं वो वैक्सीन के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको चीजें 1 बाय 1 क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको चीजें क्लियर होएगी तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे, और चीजें क्लियर उसी के जल्दी होती है जिनने लाइक बटन प्रेस करना है। कुछ लोगों ने लाइक बटन प्रेस नहीं किया अभी तक। प्रेस द लाइक बटन एंड क्लियर योर कंसेप्ट, क्योंकि लाइक बटन दबाने से कॉन्फिडेंस आप में बनता है, लाइक बटन दबाने से आपके मन का मिलन मेरे मन से होता है, और जब मन से मन का मिलन होता है तो सही जवाब निकलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, मैक्सिमम लोगों के मन के साथ में आपके मन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही तरीका है सफलता का, कि जब सेम डायरेक्शन लेके दो लोग चलते हैं तो सफल होना निश्चित होता है। तो डायरेक्शन सही रखे, चीजों को सही रखे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, कॉन्फिडेंस रखे, और फिर जवाब दीजिए। जवाब बनता है, आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉलोइंग जो है, निम्न में से कौन सी चीज को हम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी के नाम से जानते हैं। बेबी के फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के नाम से हम कौन सी चीजों को जानते हैं, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोलोस्टम, हैंडिंग ओवर द बेबी टू मदर, OPV, DPT एंड BCG, कौन से चीज को हम बच्चे के फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं? फटाफट से जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल खोटा है, C आंसर खोटा है, D आंसर खोटा है। अगर आप C जवाब दे रहे हो तो ये भी खोटा है, अगर आप D जवाब दे रहे हो तो ये भी खोटा है। ये अलग बात है कि बच्चे के पैदा होते ही उसको OPV और BCG लगाते हैं, पर इनको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन नहीं कहते। OPV की 0 डोज और BCG की 1 एंड ओनली सिंगल डोज जो बच्चे को दी जाती है एट बर्थ, इनको कभी भी फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के नाम से हम नहीं जानते हैं। तो B और C और D तो यहाँ पे खोटा जवाब हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, किस चीज को हम फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं? बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की अभी कोशिश की है। A यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोलोस्टम। द फर्स्ट मिल्क इज आल्सो नोन एज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी। कोलोस्टम जो है वो पहले 3 दिन के मिल्क को बोलते हैं, है ना, फर्स्ट 3 डेज, है ना, 0 to 3 डेज का जो मिल्क होता है उस पहले 3 दिन के मिल्क को क्या बोला जाता है, कोलोस्टम। ये कोलोस्टम जो होता है ये थिक होता है थोड़ा, इसका कलर जो है वो कैसा होता है, येलो होता है। ये थिक होता है, इसका कलर ये तो येलो होता है, और ये अमाउंट के अंदर बहुत लिटिल होता है, अमाउंट के अंदर बहुत थोड़ा होता है, लिटिल होता है। पहले 3 दिन का दूध, मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, ह्यूमन मिल्क है, उसको कोलोस्टम बोलते हैं। ये फर्स्ट 3 डेज का मिल्क होता है। ये कलर में येलो होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, थिकनेस लिए हुए होता है। और ये जो कोलोस्टम होता है ये हमने बोला कि अमाउंट के अंदर बहुत लिटिल होता है, थोड़ा सा होता है। ये जो कोलोस्टम है इसको हमने फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बोला। उसका रीजन होता है कि इसके अंदर पाए जाते हैं एंटीबॉडीज। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज। इस कोलोस्टम के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज, IgG,
IgA, IgM, IgD, IgE, सारे ही तरीके की एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रम के अंदर पाई जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेस अमाउंट के अंदर अबंडेंट नंबर के अंदर पाई जाती है वो IgA होती है। बाकी सभी एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रम के अंदर पाई जाती है। और इंपॉर्टेंट और खास बात बताएं कोलेस्ट्रम के बारे में, तो इसका 3 नाम और है। इसको फर्स्ट मिल्क के नाम से भी हम जानते हैं कोलेस्ट्रम को, इम्यून मिल्क के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती है, तो ऐसा मिल्क जिसमें एंटीबॉडी है वो इम्यून मिल्क कहलाता है। इसको हम बेस्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो कोलेस्ट्रम इज आल्सो नोन एज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, इट्स आल्सो नोन एज फर्स्ट मिल्क, इट इज आल्सो नोन एज इम्यून मिल्क, इट इज आल्सो नोन एज बेस्टिंग्स। तो ये चीजें कोलेस्ट्रम के बारे में खास इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। इसके अनदर नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं कोलेस्ट्रम से संबंधित। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और इंपॉर्टेंट चीज है कि कोलेस्ट्रम के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है। कोलेस्ट्रम के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको मिल्क शुगर कहते हैं, लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में पाया जाता है वो फॉर्म कौन सी होती है, लैक्टोज। और लैक्टोज एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है ह्यूमन मिल्क के अंदर, कोलेस्ट्रम के अंदर। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट हाई के अलावा हाई प्रोटीन और हाई एंटीबॉडीज पाई जाती है कोलेस्ट्रम के अंदर। हाई प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रम में बहुत लेस होता है, लो होता है, अमाउंट में कम होता है। कोलेस्ट्रम में फैट कम होता है, प्रोटीन, एंटीबॉडीज और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है कोलेस्ट्रम के अंदर। तो ये बातें आपको याद रखनी है कोलेस्ट्रम के बारे में। इसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, इसको फर्स्ट मिल्क भी बोलते हैं, इसको इम्यून मिल्क भी बोलते हैं, इसको बेस्टिंग्स भी बोलते हैं। और कोलेस्ट्रम के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में होता है, कोलेस्ट्रम में प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और फैट बहुत कम होता है कोलेस्ट्रम के अंदर। थिक कलर का येलो मिल्क, फर्स्ट 3 डेज का मिल्क कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट न्यूज, इंफॉर्मेशन। एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज जो है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है। डेली टेस्ट सीरीज वहां पे आपको दी जाएगी। आप लोगों को करना क्या है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक नोवल लोगों के साथ में एक ऐप दिखेगा आपको। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और अपना रिव्यू डालना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि उस ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी बेस्ट टेस्ट सीरीज एमपीसीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसका फायदा उठा के एक बेहतरीन एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूले, अभी तुरंत प्रभाव से ऐप को इंस्टॉल करें और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज के साथ में, जिसका रिलीज बहुत जल्दी होने वाला है। तो जल्दी से इंस्टॉल कर दीजिए और सफलता का मंत्र टीम नोवल से ले लीजिए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट सूचना। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग चल रहा है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। यहां पे टीचिंग के साथ साथ में मिनी और मेगा टेस्ट चलते हैं। जो मेगा टेस्ट होता है नोवल इंस्टीट्यूट का वो होता है हर मंडे को। कब होता है, हर मंडे को। ये मेगा टेस्ट डेली हर मंडे को वीक में एक बार कैरिड आउट होता है। कोई भी स्टूडेंट जो इस मेगा टेस्ट को देना चाहता है वो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट मंडे को 2:30 बजे आ सकता है और इस टेस्ट को फ्री के अंदर दे सकता है। ये जो मंडे टेस्ट है ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है और इस टेस्ट को अटेंड करना है। इसका कोई भी चार्ज आपको दे नहीं होगा। आप अपने ज्ञान का असेस कर सकते हो टेस्ट को आके देके। तो आप हर सोमवार को 2:30 बजे से ये टेस्ट कैरिड आउट होता है, 2:30 PM से ये टेस्ट कैरिड आउट होता है। तो आप 2:30 बजे नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन कोचिंग पे पहुंच के इस टेस्ट को कैरिड आउट कर सकते हो। और ये एड्रेस है लहरिया स्वीट टाउन के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। हर मंडे को ये टेस्ट कैरिड आउट होता है और एकदम फ्री टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है। तो आप आके ज्वाइन करें और अपने आप के ज्ञान का असेस करें कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितने प्रिपरेशन का जरूरत है। टीम नोवल उस पूरे टेस्ट को आपको पूरा विद डिटेल रैशनल के साथ में सॉल्व भी कराएगी, जो कि आपके ज्ञान को बेहतरीन बनाने में मदद करेगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर एट बर्थ। क्वेश्चन है आपको क्या पूछा है, जन्म के समय कौन सा वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। क्या पूछा है यहाँ पे, कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है एट बर्थ। जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं लगाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओपीवी, सेकंड है बीसीजी, थर्ड है हेपेटाइटिस बी और फोर्थ है हिब वैक्सीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और जिन लोगों का जवाब नहीं बन रहा है पहले प्रेस करें लाइक बटन को, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा आपकी अंतरात्मा से आवाज निकलेगी। और क्या आवाज निकलेगी कि साहब ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी तीनों ही वैक्सीन एट बर्थ दिए जाते हैं। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी ये तीनों ही वैक्सीन एट बर्थ दिए जाते हैं। जो नहीं दिया जाता है वो हिब वैक्सीन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन, जो कि मेनिंजाइटिस के प्रिवेंशन के लिए बच्चों में काम में लिया जाता है। ये वैक्सीन एट बर्थ नहीं लगता है। तो डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल खोटा है। ए बी और सी, ए बी और सी, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी जो है ये तीनों ही वैक्सीन एट बर्थ बच्चे को लगाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन, बीसीजी बैसिलस कालमेट गाउरी, द वैक्सीन विच इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो टीबी के मरीजों के अंदर काम में लिया जाता है ना। बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो टीबी के मरीजों के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, बीसीजी वैक्सीन जो टीबी के मरीजों के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन है आपको पूछा है कि जो बीसीजी वैक्सीन है जो आप टीबी के मरीजों के अंदर काम में लेते हैं उस बीसीजी वैक्सीन को, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि बीसीजी वैक्सीन जो आप दे रहे हो, बीसीजी वैक्सीन जो आप दे रहे हो उसको जब आप दे रहे हैं तो इसको नॉर्मली हमने बोला कि इसको यूज किया जाता है टीबी के इलाज में। और कौन सी टीबी का प्रिवेंशन करता है ये, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। कौन सी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी वैक्सीन जो है वो कौन सी टीबी का इलाज करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर आप किसी मरीज को बीसीजी का वैक्सीन दे रहे हो बच्चे को तो पल्मोनरी टीबी के ऊपर इसका इफेक्ट 0 होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रोकने की एफिकेसी जो होती है बीसीजी की वो 50% होती है। कितनी होती है, 50% होती है। और ये टीबी का प्रिवेंटिव का एकमात्र तरीका है बीसीजी, जिसको हम लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं। और इस वैक्सीन को हमेशा इंट्राडर्मली, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस वैक्सीन को हमेशा इंट्राडर्मली दिया जाता है, इंट्राडर्मली दिया जाता है। इस वैक्सीन को हमेशा लगाने का रूट इंट्राडर्मल है। जिस साइट पे आपने लगाया है उस साइट के ऊपर स्कार बनता है। इस वैक्सीन को हमेशा डाइल्यूट किया जाता है नॉर्मल सलाइन के अंदर। किसमें डाइल्यूट करते हैं, नॉर्मल सलाइन में। वैक्सीन लगाते समय वहां पे स्प्रिट, कॉटन स्वैब, स्प्रिट स्वैब काम में नहीं लेना होता है। वैक्सीन जब आप देते हैं तो इस वैक्सीन को लगाने के बाद में मोन्टॉक्स टेस्ट जो होता है वो 8 वीक से लेके 14 वीक के टाइम पीरियड के दौरान मोन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आने की संभावना होती है। और ये जो वैक्सीन आप लगाते हैं इस वैक्सीन को लगाने के बाद में 2 महीना मतलब लगभग 8 वीक के आसपास वैक्सीन वाली साइट पे स्कार बनता है। ये सवाल एग्जाम में पूछे हुए सारे के सारे, तो इनको याद रखना है। ये बीसीजी के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट चीजें यहाँ पे हमने बताई है बीसीजी वैक्सीन के बारे में। तो प्रोड्रमली, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इसको नहीं देते हैं। इसके देने का रूट तो क्या रहेगा, हमेशा इंट्राडर्मल ही रहेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द फॉलोइंग ट्रू इज ट्रू फॉर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। सारी बातें लाइव वैक्सीन के बारे में सत्य है, एक को छोड़ के। आपको यह बताना है कि कौन कौन सी सही है, मतलब सारी सही है, कौन सी गलत है। तो गलत बात को पकड़ना है आपको। क्वेश्चन यही पूछा है कि सभी बातें ट्रू है लाइव वैक्सीन के बारे में एक्सेप्ट 1, मतलब एक बात सही नहीं है। तो आपको इसमें से वो चूज करनी है जो बात सही नहीं है। पहला है लाइव वैक्सीन एंगेज सर्टेन टिश्यू ऑफ द बॉडी। लाइव वैक्सीन जो है वो कुछ टिश्यू ऑफ द बॉडी में एंगेज होते हैं। सेकंड है लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया वाले मरीजों में लाइव वैक्सीन हम एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। तीसरा है 2 लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन साइमल्टेनियसली। 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ नहीं दिया जा सकता। और लास्ट है विद एन एक्सेप्शन इम्यूनाइजेशन इज जनरली अचीव्ड विद ए सिंगल डोज ऑफ लाइव वैक्सीन, है ना। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के इम्यूनाइजेशन जो है वो जनरली
अचीव किया जा सकता है एक सिंगल डोज लाइव वैक्सीन की देके? 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि लाइव वैक्सीन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। 3 बात सही है, 1 बात कौन सी सही नहीं है? जवाब लिखिएगा फटाफट, जवाब लिखिएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कंसेप्ट अगर पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर कोई एक लाइव वैक्सीन दिया है तो एक लाइव वैक्सीन देने के बाद में सेम वैक्सीन अगर आपको देना है, सेम वैक्सीन, तो उस वैक्सीन को देने के लिए एक वैक्सीन आपने लगाया और सेम वैक्सीन अगर देना है तो 1 मंथ का दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। सेकंड डोज से पहले फर्स्ट डोज दे दिया आपने एक लाइव वैक्सीन का और उसी का आप सेकंड डोज देना चाहते हो तो मिनिमम कितना उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए? 1 मंथ, सेम वैक्सीन के बीच में। लेकिन कोई भी 2 लाइव वैक्सीन साइमल्टेनियसली दिए जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। सेम वैक्सीन की 2 डोज नहीं दे सकते, लेकिन कोई भी 2 लाइव वैक्सीन ओपीवी और बीसीजी दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे खोटा है। सी जो स्टेटमेंट है कि कोई भी 2 लाइव वैक्सीन जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं दे सकते, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ दे सकते हो, पर सेम लाइव वैक्सीन को डबल वार नहीं दे सकते। मिनिमम 1 मंथ का वहां पे डिफरेंस होना चाहिए, 4 वीक का डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन साइमल्टेनियसली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन यहां पे आपको पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी, किसकी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती इंडिविजुअल का, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। और पूछा क्या जाता है? क्वेश्चन इजी है, यहां पे थोड़ा टेक्निकल एरर है, डोंट वरी, बहुत इजी क्वेश्चन है। और पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी हर्ड इम्यूनिटी नहीं देता, किसी भी इंडिविजुअल को कौन सी चीज जो है वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं देती है। फर्स्ट ऑप्शन है टिटनस, सेकंड ऑप्शन है डिप्थीरिया, थर्ड ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है बहुत इजीली पूछा है। पूछना चाहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। हर्ड इम्यूनिटी तो मिली लेकिन इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन हर्ड इम्यूनिटी से नहीं हो रहा है ना। हर्ड इम्यूनिटी इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। किसकी हर्ड इम्यूनिटी इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। पोलियो के खिलाफ बनी हुई हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्शन कर सकती है, इसलिए ये जवाब नहीं बनेगा। और जब पोलियो नहीं बनेगा तो ऑल ऑफ द अबव तो बन नहीं सकता। अच्छा, डिप्थीरिया के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बनती है, ये भी खोटा जवाब है। डिप्थीरिया के खिलाफ भी हर्ड इम्यूनिटी बनती है, पोलियो के खिलाफ भी बनती है, तो ये 2 आंसर तो नहीं बन सकते। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? टिटनस। टिटनस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है और न इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन कर सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। टिटनस जो बीमारी है उसके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है और जब हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है कि टिटनस जो डिजीज है उसके खिलाफ कोई भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है और वो इंडिविजुअल का प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। इजी क्वेश्चन है, लाइव वैक्सीन्स आर। आपको क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है उनमें से लाइव वैक्सीन कौन सा है? बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स और एमएमआर। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। लाइव वैक्सीन आर, लाइव वैक्सीन कौन कौन से है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि साहब बीसीजी भी लाइव वैक्सीन है, ओरल पोलियो भी लाइव वैक्सीन है और एमएमआर भी लाइव वैक्सीन है। मीजल्स, मम्स और रूबेला भी लाइव वैक्सीन है। तो कौन सा नहीं है? चिकन पॉक्स वाला वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन में नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही लाइव वैक्सीन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सवाल ने ये पूछा है कौन कौन से लाइव वैक्सीन है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे लाइव वैक्सीन की कैटेगरी में आएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे टीटी, सॉरी लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है टीटी,
तो चिकन पॉक्स इज आल्सो लाइव वैक्सीन, है ना। ये चिकन पॉक्स जो है ये भी लाइव वैक्सीन के अंदर ही आता है, ये नहीं आता है, सॉरी, टीटी जो है वो लाइव वैक्सीन में नहीं आता है। बीसीजी इज ए लाइव वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए लाइव वैक्सीन, चिकन पॉक्स इज ए लाइव वैक्सीन, एमएमआर इज ए लाइव वैक्सीन। तो ये चारों जो ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये चारों के चारों लाइव वैक्सीन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन टीटी आपका लाइव वैक्सीन की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, टिटनस टॉक्सोइड होता है, तो ये लाइव वैक्सीन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ई बनेगा। ए बी सी डी ये चारों तो लाइव वैक्सीन है और डी ई जो है वो लाइव वैक्सीन नहीं है। तो यहाँ पे पूछा कौन कौन से है, तो चारों जवाब है, कौन सा इनमें से नहीं है, तो पांचवा जवाब है। समझ रहे बात को, बहुत ही बढ़िया। लाइव वैक्सीन कौन से है और कौन से नहीं है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। इन वैक्सीन इनकरेक्ट मैच इज, यहां पे चार चीजें दी हुई है, वैक्सीन के साथ में कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट है मीजल्स जेरिलन, सेकंड है रूबेला कोपेनहेगन, थर्ड है मम्स स्वार्ड्स, फोर्थ है चिकन पॉक्स ओका। कौन सी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट मैच है ए को छोड़ के, मतलब कौन सा इनकरेक्ट मैच है, सही मैच नहीं है। तो मीजल्स जेरिलन बिल्कुल सही मैच है, रूबेला कोपेनहेगन बिल्कुल सही जो है वहां पे इनका मैच है, मम्स और स्वार्ड्स का मैचिंग भी बिल्कुल सही है। तो पीछे क्या बचा है, चिकन पॉक्स, जिसका ओका के साथ में कोई मिलाप नहीं है, क्योंकि ओका जो है उसका संबंध स्मॉल पॉक्स से था। किससे था, स्मॉल पॉक्स से। तो ओका जो है वो उसका संबंध चिकन पॉक्स से नहीं रहता है, ये स्मॉल पॉक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो ओका या जर्लिन कोपेनहेगन स्वेट जो है ये हम कह सकते हैं कि एक तरह का मटेरियल है जो यूज किया जाता है एज ए एडजुवेंट, एज ए प्रिजर्वेटिव इन द वैक्सीन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। स्ट्रेनिंग भी कहते हैं इसको, ओका स्ट्रेनिंग, स्वेजार्ड स्ट्रेनिंग, जो काम में लिया जाता है वैक्सीन के अंदर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। पोलियो वैक्सीन जो है वो एक तरह का सेबिन वैक्सीन है, पोलियो। अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मंडे फ्री टेस्ट। करना क्या है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन कोचिंग आपको पहुंचना है, जो कि लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड है। यहाँ पे हर मंडे को 100 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट कैरिड आउट कराया जाता है, और ये मंडे टेस्ट जो है ये बिल्कुल फ्री है। कोई भी आदमी आके इस टेस्ट को अटेंड कर सकता है और अपने ज्ञान का आकलन कर सकता है। ये टेस्ट कैरिड आउट होता है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, लहरिया स्वीट होम के सामने। तो आप आए और इस टेस्ट को कैरिड आउट करें, टेस्ट के बारे में समझे, क्वेश्चन करें और इस टेस्ट को सॉल्व करके अपने ज्ञान के स्तर का आकलन करें कि आप कहाँ पे परसिस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का टाइम नोट कर दीजिएगा, हर मंडे को होता है ना, वीक में हर मंडे को ये फ्री टेस्ट जो है वो कैरिड आउट होता है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग के साथ में इस लोगो के साथ में ऐप दिखेगा, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके रेटिंग दे दीजिए और ऐप जो है उसके बारे में इंपॉर्टेंट रिव्यू लिख दीजिए। ऐसा करते ही इस ऐप के सारे फीचर आप लोगों के सामने खुल जाएंगे। बेहतरीन फीचर के साथ में अवेलेबल ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है, जहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल कराया जाता है। वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज वहां पे टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, अभी भी अवेलेबल है और भी आएगी इन फ्यूचर। आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है और लगातार ऐप के ऊपर बने हुए रहना है, ताकि हर तरीके का कंटेंट आप तक इन फ्यूचर डिलीवर कर सके हम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड पे है। तो फटाफट से अप्रोच करिए, टीम नोवल से जुड़ जाइए और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण के लिए आज ही मजबूत नींव बनाने का काम शुरू कर दीजिए। नोवल वो इंस्टीट्यूट है जहां पे करवाई जाती है फुली कंसेप्चुअल स्टडी, जिससे आप नॉर्सेट 2021 को क्रैक कर सके। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आइए एक बार जुड़िए दोनों प्लेटफॉर्म से और टीम नोवल के संग अपने सफलता को सुनिश्चित करिए। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।
होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मिलते हैं दोबारा नए टॉपिक के साथ में, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।